नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में चर्चा करेंगे मदर अर्थ के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के चाहे ऐसे हों या जनरल स्टडीज़ का पोर्शन हो, उसमें अक्सर पूछा जाता है। मदर अर्थ से रिलेटेड या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट्री, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक रहेगा, सेव द अर्थ सेव लाइफ। और ये टॉपिक जो है 2014 इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जो कंडक्ट करता है भारतीय वन सेवा का मेन एग्जाम, उसमें ये टॉपिक पूछा गया था एक ऐसे के तौर पे। तो टॉपिक रहेगा सेव द अर्थ सेव लाइफ। तो विदाउट मेकिंग एनी डिले इस टॉपिक पे चलता हूँ मैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे लेके, और वहाँ से इसको डील करते हैं। देखिए, ये टॉपिक रहेगा सेव द अर्थ सेव लाइफ, एंड दिस टॉपिक अपीयर्ड इन 2014 इन द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेन एग्जाम इन यूपीएससी। देखिए, सबसे पहले तो अगर ये ऐसे के तौर पे पूछा जाता है या इवन जनरल स्टडीज में पूछा जाता है तो आपको इंट्रोडक्शन में देना पड़ेगा। ऐसे अगर 1000 वर्ड के आसपास है तो आप 100-150 वर्ड इंट्रोडक्शन को डिवोट कर सकते हैं। जैसा कि हमें सबको पता है कि अर्थ इज द ओनली नॉन प्लेनेट इन अवर प्लेनेटरी सिस्टम विच हैज ऑक्सीजन एंड वाटर and which are the basic requirements for life. Therefore, our planet is a priceless gift from God. और हमारे इस प्लेनेट पे सनलाइट है, एयर है, वाटर है, ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट काइंड के, इसमें छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, माइक्रो हैं, मैक्रो हैं, और प्लांट्स हैं। ऑल दीज आइटम्स, ऑल दीज बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, they contribute to the survival of life on the earth. Therefore, if life in this on this earth is to be saved, is to be preserved, then earth has to be protected. लेकिन अर्थ को प्रोटेक्ट क्या कैसे करेंगे, किन एक्टिविटीज से करेंगे? बहुत सारी एक्टिविटीज हैं विच आर थ्रेटनिंग आवर अर्थ। तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनके कारण अर्थ प्रॉब्लम फेस कर रही है? तो व्हाट आर दो सीरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मदर अर्थ? ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लोकेट किए हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, या मेरे जो विजडम कहती है उसके हिसाब से। और भी हो सकती हैं जो आपके दिमाग में आए, लेकिन मोटे तौर पे ये सब हम कह सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी कि अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, बायोडाइवर्सिटी रिडक्शन या बायोडाइवर्सिटी लॉस विच इज हैपनिंग मेनली इन डेवलपिंग नेशंस। एयर पॉल्यूशन, ये भी डेवलपिंग नेशंस की एक विशेष प्रॉब्लम है। वाटर पॉल्यूशन, ये भी डेवलपिंग नेशंस या डेवलपिंग कंट्रीज, एमर्जिंग नेशंस की मेन प्रॉब्लम है। ओवर पॉपुलेशन, धरती पे आज 800 करोड़ 8 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, तो उन्हीं की वजह से रिसोर्स पे कैसे प्रेशर पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग, जिसको ग्लोबल वार्मिंग में इंटरचेंजेबली कह देते हैं, हालांकि दोनों में थोड़ा फ़र्क है। कि तो ये एक मेजर इशू है आज ग्लोबल लेवल पे, चाहे डेवलप कंट्रीज हों, डेवलपिंग कंट्रीज हों, बोथ आर फेसिंग इन द ऑन द सेम स्केल। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ये मेन इश्यूज हैं जो कि अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखो, डिफॉरेस्टेशन से शुरू करते हैं। डिफॉरेस्टेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो करीबन 2 हफ्ते पहले बनाया था। ये एक टॉपिक आया था, ये भी एसए का एक टॉपिक आया था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में करीबन 10-12 साल पहले। तो टॉपिक था डिफॉरेस्टेशन ए बिग डिजास्टर। तो ये टॉपिक आप देख सकते हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। फिर भी मैं मोटे तौर से बता रहा हूँ कि डिफॉरेस्टेशन इज नथिंग बट पर्पजफुल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड। और डिफॉरेस्टेशन मेनली जो पिछले 150, 200 या उससे भी अधिक सालों से होता आया है, दैट इज मेनली फॉर
conversion of forest area into agricultural field because population of the world is increasing, ever increasing. और ये फिर मैंने रिचर्ड एंड फ्लिंट 1994 इनकी एक बुक है, उसमें से मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि बिटवीन 1880 टू 1980 पिछले 100 साल, ये 100 साल लिए हैं ये ऑथर ने 1880 और 1980 के बीच में, और 13 देशों का उन्होंने स्टडी किया, जिसमें इंडिया शामिल है और इंडिया के आसपास और डेवलपिंग कंट्रीज शामिल हैं। उसमें किस तरह से फॉरेस्ट एरियाज और वेटलैंड इनको कन्वर्ट कर दिया गया, इनको डिफॉरेस्टेशन वहाँ किया गया। more than 130 million hectare of forest land and wetland was reduced, or at the same time cultivated area increased by 106 million hectare। यानी कि हम कह सकते हैं कि 81% ऑफ द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड जो कि आपकी कम हो गए 100 साल में, वो रीअपियर हो गए इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो इससे सिद्ध होता है कि जो सबसे बड़ा रीजन है डिफॉरेस्टेशन का, वो एग्रीकल्चरल लैंड यूज है। तो इंडिया भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया की भी बहुत बढ़ रही है, और अब तो हम नंबर 1 हो गए हैं पॉपुलेशन के मामले में, चाइना को पिछाड़ करके। तो आप से निवेदन है कि ये डिफॉरेस्टेशन पे वो पूरा वीडियो देखिएगा, उसमें और भी बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे क्या कारण है। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन इज ओनली वन रीजन, इसके अलावा बहुत सारे रीजन्स हैं स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो उसके ऊपर आप ये वीडियो देख सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन ए बिग डिजास्टर। दूसरा रीजन जो मुझे लगता है जो हमारी अर्थ फेस कर रही है, मदर अर्थ इज फेसिंग, दैट इज बायोडाइवर्सिटी रिडक्शन और बायोडाइवर्सिटी लॉस, दैट आल्सो टेकिंग प्लेस मेनली इन ट्रॉपिकल नेशंस। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो देश हैं, सिचुएटेड ऑन और अराउंड इक्वेटोरियल लाइंस, देयर दिस बायोडाइवर्सिटी इज रिड्यूसिंग, इज फेसिंग मेन प्रॉब्लम्स। और बायोडाइवर्सिटी लॉस के जो मेन 5 की रीजन्स हैं, that those has been identified by IPBES। ये एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है consisting of 94 countries with the headquarters, it began in, it was established in 2012। आज से 10-12 साल पहले ये शुरू हुई है ये इंटरगवर्नमेंटल बॉडी, 94 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, और इसका फुल फॉर्म है इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज देखिए, ये एक बहुत इंटरकनेक्टेड मामला है। जहाँ बायोडाइवर्सिटी रिच होगी तो इकोसिस्टम सर्विसेज भी रिच होंगी, प्लेंटी में होंगी। और बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज पे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, फॉरेस्ट बेस्ड इकोसिस्टम सर्विसेज। ये करीबन 5-6 महीने पहले डाला था, दिसंबर 2022 में। ये भी आप देख सकते हैं कि हाउ दिस इकोसिस्टम सर्विसेज हैव बीन कैटेगराइज्ड, पर्टिकुलरली फॉरेस्ट बेस्ड इकोसिस्टम सर्विसेज, चाहे प्रोविजनिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज हों, रेगुलेटिंग काइंड हों, कल्चरल काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, और फिर आपका आ जाता है सपोर्टिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इसको ऊपर ये डील करता है IPBES। तो उनके अनुसार चेंजेज इन यूज ऑफ सी एंड लैंड, जिसको सिंपली हम लैंड यूज चेंज भी बोल देते हैं, वो बहुत बढ़ रहा है सारे ग्लोब में। देन डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसे हम हंटिंग, इलीगल पोचिंग बोलते हैं, जंगली जानवरों को मारा जा रहा है उनके कंजम्पशन की, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन में सारा आ गया, एयर पॉल्यूशन भी, वाटर पॉल्यूशन भी, और इसमें सॉइल डिग्रेडेशन भी इंक्लूड हो गया पॉल्यूशन। देन इन्वेजिव नॉन नेटिव स्पीसीज, या जिसको इन्वेजिव एलियन स्पीसीज भी कह देते हैं। ज़्यादातर फॉरेस्ट एरियाज जो हैं ट्रॉपिकल एरियाज में, वो इन्वेजिव स्पीसीज से भर गए हैं, एक्जॉटिक स्पीसीज से भर गए हैं। तो ये 5 रीजन IPBES ने बताए हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस की। इसके बाद आइए लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 में। देखिए लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट ये बड़ा एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है,
बड़ा एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है, प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF इसको हर 2 साल में लेके आता है, और 98 से ये इस डॉक्यूमेंट को पब्लिश कर रहा है। इसके बाद WWF वेरी रिनाउंड वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मोर देन 100 कंट्रीज आर मेंबर्स। तो इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि वर्ल्ड हैज सीन एन एवरेज 69% ड्रॉप इन मैमल, बर्ड, फिश, रेप्टाइल एंड एम्फीबियन पॉपुलेशन सिंस 1970। पिछले 52-53 साल में सारे वर्ल्ड लेवल पे अगर देखें तो 69% रिडक्शन हो गया पॉपुलेशन, चाहे मैमल हों, बर्ड्स हों, फिश हों, रेप्टाइल हों या एम्फीबियन हों। और सबसे ज़्यादा जो लॉस हैज टेकन प्लेस, 94% लॉस हुआ है पिछले 52-53 साल में इन लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, यानी कि मैक्सिको और उससे नीचे के देश, चाहे मैक्सिको हो, आपका कोस्टा रिका हो, क्यूबा हो, या आपके कैरिबियन कंट्री जिसमें जमाइका, टोबैको, ट्रिनिडाद और वेस्ट इंडीज के वाले जो आइलैंड कंट्रीज हैं, या लैटिन अमेरिका जो आपका साउथ अमेरिकन कंटिनेंट है, ब्राज़ील, आपका अर्जेंटीना, चाइल, पराग्वे, उरुग्वे, तो इन सब देशों में 94% से वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हैज बीन रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ हंटिंग, पोचिंग एंड हार्वेस्टिंग एज वेल एज ऑनगोइंग डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स। उनके जो वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट भी डिस्ट्रॉय हो गए, चाहे ग्रासलैंड हो, वेटलैंड हो या फॉरेस्ट हो, फॉर लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग। इनको कन्वर्ट किया जा रहा है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चरल क्रॉप में, चाहे आपके को रबड़ प्लांटेशन हो, या आपका रेड ऑयल पाम प्लांटेशन हो, या फिर आपका टी और कॉफ़ी प्लांटेशन। नंबर 2 पे जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन लॉस हुआ है वो अफ्रीकन कंटिनेंट में हुआ है, और नंबर 3 पे आता है एशिया पैसिफिक, जिसमें अपना इंडिया भी आ जाता है और आसपास के ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, साउथ एशिया है, और पैसिफिक जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी वगैरह सब आ जाते हैं। इसमें 55% लॉस हुआ है। और उसके बाद यूरोप का आता है। यूरोप में तो वैसे भी बायोडाइवर्सिटी इन तीनों रीजन्स के मुकाबले काफ़ी कम है। और इसके अलावा इस रिपोर्ट में बहुत कुछ है, मैंने तो बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। और 137 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया एंड बांग्लादेश हैव बीन इरोडेड सिंस 1985, यानी कि पिछले लगभग 35-40 साल में ये आपका 137 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आपका सुंदरबन का भी गायब हो गया है। और जहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट टाइगर भी है, और ये तो देयर फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज फॉर मैनी पीपल, 10 मिलियन पीपल हु लिव इन दीज एरियाज, दे हैव बीन अफेक्टेड। उसके बाद आते हैं दोस्तों एयर पॉल्यूशन पे, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज की एक मेजर प्रॉब्लम है। इसमें आपका सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर आ जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि मेनली कहाँ से होती है, व्हीकुलर एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट, पावर प्लांट। जब भी ये एग्जॉस्ट बियॉन्ड डिजायरेबल लिमिट होता है तो दैट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। तो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स दो किस्म के होते हैं, RSPM एंड SPM। देखिए जो RSPM होते हैं, इसको कहते हैं रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, जिनका डायमीटर लेस देन 2.5 माइक्रोन होता है, बहुत छोटे होते हैं। दे कैन रिमेन इन एयर इनडेफिनेटली, और इनका जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, डीपर पेनिट्रेशन होता है इन आवर रिस्पिरेटरी सिस्टम, एंड दे कॉज सीवियर ब्रीथिंग ट्रबल। और जो पर्टिकुलेट SPM होते हैं, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, इनका डायमीटर लेस देन 10 माइक्रोन है, लेकिन 2.5 माइक्रोन से ज़्यादा है। और 1 माइक्रोन इज नथिंग बट 0.001 मिलीमीटर, तो बहुत छोटा ये स्केल है। एंड दे आल्सो रिमेन इन एयर फॉर सेवरल डेज, एंड दे स्प्रेड बाई विंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग ट्रबल और हैव डीप पेनिट्रेशन। जो आपका ये आपका अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ये ऐसे मरीजों के लिए ये पर्टिकुलेट मैटर जो हैं ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं। और इसके अलावा सल्फ़र डाइऑक्साइड, मैंने ये ब्रीफली बता दिया है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड का क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या सोर्सेज हैं। और सल्फ़र डाइऑक्साइड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, बिकॉज ये सल्फ़र डाइऑक्साइड आपकी
एटमॉस्फेयर में जाती है और वहाँ सनलाइट की प्रेजेंस में आपका ये इट रिएक्ट्स विद द मॉइस्चर and during rainfall it comes down as acid rain in the form of sulfuric acid. तो ये भी आपका लंग्स प्रॉब्लम, आइज में और कफिंग प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, इस सब के लिए जिम्मेवार रहती है। इसी तरह आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या सोर्सेज हैं आपका एडवर्स इफेक्ट इसका भी, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है इसके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, और ये भी रिस्पॉन्सिबल है for causing acid rains in the form of nitric acid. नाइट्रिक एसिड, ये दोनों जो एसिड रेंज हैं, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में आए या नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में आए, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर बोथ आवर बिल्डिंग्स एज वेल एज फॉर आवर वेजिटेशन अवेलेबल ऑन दी अर्थ, या हमारी वाटर बॉडीज हैं, तो उन सब के लिए बहुत घातक हैं, बहुत डैमेजिंग इफेक्ट है इनका। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तब पैदा होती है जब आपका कार्बन को, चाहे आपका फॉसिल फ्यूल हो, पेट्रोल, गैस, कोल, वुड वगैरह हो, जिसका इन कंबस्टन कंप्लीट ना हो, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी ना हो। जैसे भी आपका, आपने ध्यान दिया होगा कि एक मोटर बाइक और या स्कूटी जो आपका जाता है आपके बगल से, और उसमें एक पिकुलियर एग्जॉस्ट में स्मेल आती है, तो दैट इज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, बिकॉज कंबस्टन इज नॉट कंप्लीट इन मोस्ट ऑफ दीज व्हीकल्स। तो ये व्हीकल एग्जॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा आता है। इसके अलावा पावर प्लांट एग्जॉस्ट, आपका ये सॉलिड वेस्ट जो आपकी डंपिंग साइट है, जैसे सॉलिड वेस्ट डंपिंग साइट्स आपके बड़े बड़े शहरों में बहुत सारी हैं। दिल्ली में तो एंटर करते ही चाहे गाजीपुर लैंडफिल साइट है, भलसवा साइट है, ओखला लैंडफिल साइट है, यहाँ पे भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका ये अमोनिया और CH4 मीथेन, ये सब वहाँ पैदा होती रहती है। इसका कार्बन मोनोऑक्साइड मेनली अफेक्ट दी होमोग्लोबिन, जो आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की, उसको वो अटैक करता है, और ये अंजाइना हार्ट प्रॉब्लम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से आप एयर पॉल्यूशन से भी डील कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। तो वाटर पॉल्यूशन पे आते हैं अब। तो वाटर पॉल्यूशन इज नथिंग बट कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज इन आवर कंट्री। This is a major problem and all the developing countries are facing this problem of water pollution। जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, चाहे ओवरलैंड वाटर बॉडीज हैं लाइक लेक, रिवर्स, वेटलैंड, पॉन्ड्स, दे ऑल सफ़र विद द वाटर पॉल्यूशन। और दूसरा आपका अंडरग्राउंड वाटर, दैट इज आल्सो अफेक्टेड बाय वाटर पॉल्यूशन। मेन रीजन इज सीवेज डिस्पोजल विदाउट एनी ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डिस्पोजल विदाउट ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट इज नॉट अप टू दी मार्क। तीसरा रीजन मेन है आपका एग्रीकल्चरल रन ऑफ, जो आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स विच आर यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। यूरिया में आपका नाइट्रोजन है, डाई अमोनियम फॉस्फेट में आपका फास्फोरस है। तो ये नाइट्रोजन एंड फास्फोरस दे कम along with the runoff and go to water bodies and along with the insecticide and pesticides, तो दे कॉज वाटर पॉल्यूशन। और अल्गल ब्लूम यानी कि अलगी पॉपुलेशन जो आपकी फ्रेश वाटर में और मैरीन इकोसिस्टम में बढ़ जाती है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अकोमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस न्यूट्रिएंट्स। और इसके साथ डेड ऑर्गेनिक मैटर भी कंबाइन कर जाता है, इसमें ये फूल पत्ती या टहनियाँ वगैरह आ जाती हैं, या डेड एनिमल्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, तो दे आल्सो कॉज अल्गल ब्लूम। इसके बाद दोस्तों आता है पॉपुलेशन प्रेशर, कि किस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इंडिया की पॉपुलेशन आप देख लीजिए किस तरह से बढ़ी है, और जिस रफ्तार से ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ी है कंट्री की, उसके मुकाबले अर्बन पॉपुलेशन और ज़्यादा रफ्तार से बढ़ी है। जैसे कि ड्यूरिंग लास्ट 50 ईयर्स population of India has grown 2.5 times, but the urban population has grown nearly 5 times। इससे डबल रफ्तार से बढ़ी है। आज अगर ग्लोबल लेवल पे देखें, ऑन एन एवरेज मोर देन 50% पर्सन आर रिजाइडिंग इन अर्बन एरियाज, और ये अर्बन एरियाज की तादाद जो है अमेरिका में ज़्यादा है, यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जैसे डेवलप नेशंस में ज़्यादा है।
और जहाँ तक इंडिया की बात है, डेफिनेटली 2023 में हम हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि मोर देन 37% of our population is residing in urban and semi-urban areas. तो ये अर्बन, एक तो पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ेगा तो आपका रिसोर्सिस पे प्रेशर बढ़ेगा, नेचुरल रिसोर्सिस पे प्रेशर बढ़ेगा, और आपका तो अर्थ ये और आपका पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से बढ़ेंगी। तो अल्टीमेटली प्रेशर विल कम ऑन अर्थ। और क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, दे आर दी मेजर एनवायरमेंटल इशूज एज फार एज वर्ल्ड इज कंसर्न नाउ डेज। तो as you know, global warming is nothing but the rise in average temperature. Atmospheric temperature is increasing because of a higher concentration of greenhouse gases in the atmosphere. Greenhouse gases up, एज यू नो, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें सबसे ऊपर है, फिर मीथेन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। तो ये सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। और क्लाइमेट चेंज encompasses ग्लोबल वार्मिंग आल्सो। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा ओवरऑल क्लाइमेट इज चेंजिंग। आपके एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर इंक्रीजिंग। आपका सी लेवल राइज कर रहा है, लो लेवल आइलैंड दे आर सबमर्जिंग, आपका माउंटेन ग्लेशियर्स दे आर श्रिंकिंग, आपका आइस इज मेल्टिंग एट द फास्टर रेट इन ग्रीनलैंड, इन अंटार्कटिका एंड आर्कटिक रीजन। तो ऑल दीज आर इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। और एक्सट्रीम वेदर बिकमिंग न्यू नॉर्म। अभी आप देखिए, पिछले महीने ही जुलाई 2023 में आपकी फॉरेस्ट फायर इन कनाडा, वो पहले नहीं हुआ करती थी, अब बहुत बढ़ गई। आपका यूरोप बॉयल कर रहा है, वाइल्ड फायर, एंड बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर वाइल्ड फायर आर देयर इन सदर्न यूरोप, स्पेशली स्पेन, ग्रीस, टर्की, ड्यू टू एक्सट्रीम हीट। And United Nations Chief Antonio Guterres has mentioned many times that now era of global warming has gone. We have entered the era of global boiling. यानी कि अब हम ग्लोबल बॉइलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और इन एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, फ्लैश फ्लड ऑफ चाइना तो अभी भी फ्लड से जूझ रहा है। इंडिया में अभी आप देख रहे हैं दिल्ली कैपिटल का क्या हाल था, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, ऑल दी स्टेट्स वर सबमर्ज्ड अंडर फ्लड। साउथ कोरिया में भी यही बुरा हाल है बिकॉज ऑफ फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स। तो वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन चीफ, WMO के चीफ का भी कहना है कि दीज इंटेंस हीट वेव्स आर देयर टू कम। ये इंटेंस हीट वेव्स अब ज़्यादा विजिबल होंगी in all the parts of the world. तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट चेंज, जो कि एक मेजर इशू हो गया आजकल। उसके बाद दोस्तों आता है डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी एक ऐसे का टॉपिक आपका 2020 में शायद आया था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन में, UPSC वाले में। और इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो इस पे मैं ज़्यादा अभी चर्चा नहीं करूँगा। अब आते हैं कि ये सारे रीजन्स, इनका मेन रीज़न क्या है। ये जो सारी मैंने प्रॉब्लम डिस्कस की, इनका मेन रीज़न जो मेरे हिसाब से है वो मैंने मेंशन किया है। तो पहला रीजन बनता है एम्बिशन टू गेन कंट्रोल ओवर नेचर। आज का मनुष्य नेचर को नहीं समझता है, तो इसको चाहता है कि ये मेरा गुलाम है, जबकि ऐसा नहीं है। नेचर को आप जितना छेड़ेंगे, नेचर आप विल बाउंस बैक विद मोर फोर्स। दूसरा, थर्स्ट फॉर सुपीरियरिटी एंड पावर। आपस में देश लड़ रहे हैं, एक देश दूसरे देश को के ऊपर कब्जा करना चाहता है। आप चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसकी विस्तारवादी नीतियों को देख लीजिए। सारे देशों के साथ उसकी प्रॉब्लम्स है, जहाँ जहाँ उसकी बाउंड्री लगती है। रशिया यूक्रेन वार देख लीजिए। ऑल दीज आर थर्स्ट फॉर सुपीरियरिटी एंड पावर। देन अर्बनाइजेशन, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। माइनिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपका माइनिंग बढ़ रही है, ये दिस इज नथिंग बट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
देन ऑस्टेरिटी रिप्लेस्ड बाय कंज्यूमरिज्म। जो पहले ऑस्टेरिटी हमें प्रैक्टिस करते थे हमारे पुराने लोग, अब क्या है कि खूब खाओ पियो और मौज करो, जो यूज एंड थ्रो, जो वेस्ट होता है होने दीजिए। तो ये जो कंज्यूमरिज्म की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये भी हमारे अर्थ के लिए ठीक नहीं है। देन ग्रीड बियॉन्ड नीड, जहाँ महात्मा गांधी जी का आप कोट इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट आवर मदर अर्थ हैज़ एवरीथिंग टू सेटिस्फाई जेन्युइन नीड बट नॉट ग्रीड ऑफ ह्यूमन्स। देन शॉर्ट टर्म गेन्स इन प्रोफेशन, हम लोग शॉर्ट टर्म गेन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं रादर देन एथिकल प्रैक्टिसेस और मॉरल प्रैक्टिसेस। वो सब दे आर गॉन टू द विंड। और चाहे बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या सर्विस हो, सब में हमारा ध्यान रहता है शॉर्ट टर्म गेन की, किस तरह से जल्दी गेन कमाया जाए, लाभ कमाया जाए। देन इंस्टिक टू रिबल, इम्पेशंस, यानी कि कोई सुनना नहीं चाहता, दूसरे के विचारों को अहमियत नहीं देते हैं और अपनी ही सुनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और कुछ बोले तो वो उसको रेबल कर जाते। और ये दोस्तों ऋग्वेदा में हजारों साल पहले हमारे वेद लिखे गए थे। अब ये कितने साल पहले लिखे गए थे ये एक विवाद का विषय है, लेकिन हजारों साल पहले ये 4 वेद लिखे गए थे। और इसमें ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, उसमें देखिए ये जो हमारी एंशियंट प्रेयर है, ये जो प्रार्थना है, ये कितनी बढ़िया तरीके से हमारी सारी जो प्रेजेंट समस्याएं हैं उनके बारे में पहले से ही बता रही है। यानी कि मे द ब्रीज ब्लो स्वीट एंड प्लीजेंट, तो हमारे पूर्वज थे वो यही बोलते थे कि मे द ब्रीज ब्लो स्वीट एंड प्लीजेंट, यानी कि एयर पोल्यूशन को रोकना है। मे द रिवर्स फ्लो स्वीट एंड प्लीजेंट, यानी कि वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना है। मे द डस्ट ऑफ द अर्थ बी स्वीट एंड प्लीजेंट, यानी कि सॉइल डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन हैज टू बी प्रिवेंटेड। मे द सन बी स्वीट एंड प्लीजेंट, ये रेखांकित करता है ग्रीन एनर्जी को। मे द अपर रीजन आवर फादर बी स्वीट एंड प्लीजेंट, अपर रीजन से हमारा ये ओजोन लेयर डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ये इशारा कर रहा है। तो ये सब चीज़ें ऋग्वेद में पहले से बता दी गई। कुछ ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन हमारे ले लीजिए, जो कि चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, या फिर वेद पुराण हो, सब में ये प्रिस्क्रिप्शन हैं। प्लांटिंग ट्रीज, यानी कि प्लांटिंग ट्रीज से आपका क्या होगा, क्लाइमेट एमिलियोरेशन होगा और सॉइल इरोजन प्रिवेंट होगा। कीपिंग रिवर्स क्लीन, यानी कि वाटर पोल्यूशन कंट्रोल होगा। परफॉर्मिंग हवन, यानी कि एयर पोल्यूशन को आप कंट्रोल कर पाएंगे, हवन की वजह से एयर प्योरीफाई होगी। ट्रीटिंग द फायर एज प्योरीफायर, यानी कि ये स्टरलाइजेशन का कंसेप्ट है। टेकिंग काउज मिल्क बट नॉट हर मीट, आज ये उल्टा हो रहा है, जिस गाय का दूध पीते हैं उसी को काटा जा रहा है। तो कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ रह गया। देन एडवोकेटिंग ऑस्टेरिटी, यानी कि आप बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म की तरफ मत बढ़िए, आप ये इशारा करता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ। वही महात्मा गांधी के कोट वाली बात है कि मदर अर्थ हैज एवरीथिंग टू सेटिस्फाई जेन्युइन नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग बट नॉट ग्रीड। देन परसीविंग द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड इन माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज एंड एनिमल्स, यानी कि हमें चाहे पहाड़ हों, नदियाँ हों, पेड़ पौधे हों या पशु पक्षी हों, सब में भगवान की को का रूप वो नज़र आते हैं। तो ये दिस इज नथिंग बट स्पिरिचुअलिज्म, तो इनको बचा के रखा जाता है। ये कंसेप्ट आपका सीक्रेट ग्रोव्स का आ गया। अब मैं आता हूँ, एक जस्टिस हैं अरिजीत पशायत, अब तो रिटायर हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे अरिजीत पशायत। उन्होंने जो टी.एन. गोदावर्मन जी वर्सी यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत लंबा एक केस चला था, ये इसको फॉरेस्ट केस ऑफ इंडिया कहते हैं। ये भी मैंने अपने वीडियो में यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, दी फॉरेस्ट केस ऑफ इंडिया के नाम से। तो उसमें अरिजीत पशायत, जस्टिस अरिजीत पशायत क्या बोलते हैं, बाय डिस्ट्रॉइंग नेचर एनवायरनमेंट
मैन इज कमिटिंग मैट्रिसाइड हैविंग इन ए वे किल्ड मदर अर्थ, यानी कि मदर अर्थ को मारने का काम कर रहा है ये जो मैन है, मनुष्य अपनी माता को मार रहा है। कैसे? टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक गेन हैव लेड टू डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इरिवर्सिबली। चाहे हम कितनी ही तरक्की कर लें, आर्थिक हो या सामाजिक हो या फिर इंडस्ट्रियल तौर से हो या फिर इकोनॉमिक गेंस हमें मिल जाएं, डेवलपमेंट का फ़ायदा मिल जाए, लेकिन ये सब नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत बुरी तरीके से तबाह कर रहे हैं और इनडिफरेंस टू ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस, और इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस पे, इसकी जो आउटकम्स हैं उन पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। लैक ऑफ कंसर्न इज देयर एंड फोरसाइट हैव कंट्रीब्यूटेड इन लार्ज मेजर टू दी अलार्मिंग पोजीशन। बहुत खतरनाक सिचुएशन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। और दूसरे जज हैं जस्टिस यतीन्द्रा सिंह, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इन्होंने एक बहुत अच्छा गोल्डन रूल बताया है कि हमें याद रखना चाहिए कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस प्लेनेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, यानी कि हमें विरासत में नहीं मिला है हमारे पेरेंट्स से, बट मेयरली वी हैव बोरोड इट फॉर आवर चिल्ड्रन। ये हमने तो उधार लिया है अपने पेरेंट्स से, किसके लिए? हमारे चिल्ड्रन के लिए, हमारे बच्चों के लिए। आवर चिल्ड्रन आर दी मोस्ट important investment, they are our future, we have to protect their tomorrow, the responsibility lies with us, so remember this golden rule for a greener and brighter tomorrow। तो ये गोल्डन रूल आप मेंशन कर सकते हैं अपने एस्से में। और इसी तरह से जो मैंने पहले बताया कि ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन क्या हैं, हमारी एंशियंट प्रेयर क्या है ऋग्वेदा वाली, तो ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं अपने एस्से में अगर आपको समय और वर्ड्स परमिट करें। तो लास्ट में दोस्तों मैं ये थोड़े से मदर अर्थ को सेव करने की जिम्मेवारी एक अकेले मनुष्य की नहीं है, अकेले आदमी की नहीं है, हम सब की जिम्मेवारी है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ आवर सिटीजन्स, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 51 AG में भी मेंशन किया हुआ है। तो वही सब गोल्डन टिप्स हैं, जैसे कि आप अपना खुद का जूट का बैग या कपड़े का बैग लेकर के जाएं ताकि प्लास्टिक अवॉइड हो सके। वेस्ट पेपर को वेस्ट मत करें, डिस्कार्डेड पेपर यूज करें फॉर रिसाइकलिंग, और प्लास्टिक पैकेजिंग अवॉइड करें। पेट्रोल, सेव पेट्रोल एंड पॉल्यूट लेस, एनकरेज कार पूलिंग, डेवलप हैबिट ऑफ वॉकिंग एंड साइकिलिंग, यूज रिसाइकल्ड गुड, यूज एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, यूज एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट। तो ये कुछ एनवायरमेंटल को बचाने के रूल हैं जो हम सबको प्रैक्टिस में लाने चाहिए अगर अर्थ को बचाना है। तो ये था मेरी टॉक, ये सब मेरा आपसे जो कुछ मुझे कहना था इस पे हमारी अर्थ को बचाने के लिए। तो टॉपिक था सेव द अर्थ सेव लाइफ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और जो कुछ मैंने, देखिए इन टॉपिक्स में आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, तो जो मुझे लगा कि इसमें मेन इंक्लूड करना चाहिए, दैट आई हैव प्लेस्ड बिफोर यू। तो दोस्तों ये चैनल जो मेरा है, ये दैट इज टोटली डेडिकेटेड टू कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन वेरियस एट वेरियस फॉरम, मे बी UPSC, मे बी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये उनके लिए डेडिकेटेड है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एक सोशल और नोबल कॉज है मेरी तरफ से, और आप सभी जो अपीयर कर रहे हैं तो उन सबको मेरी शुभकामनाएं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों विदा लेता हूँ, नमस्कार।